Evening, friends, and I'm back again with Q&A session. As the date of the filling up, like I thought, there's a fifth is the cutoff the last date when you'll be filling up your choices. I come with you. I'll try to accommodate as many as people do. आज दोपहर को मैंने एक अपलोड किया है, मिडनाइट को भी एक अपलोड करूंगा, कल भी 2 से 3 अपलोड कर सकता हूँ. तो let us not waste the time. Today we'll try to accommodate as much as possible. It will be rapid fire like a session. तो पहले कैंडिडेट हमारे हैं जो है विनीत कुमार, वो पूछ रहे हैं कि सर व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ MS ऑफ्थल्मोलॉजी एज अ जूनियर कंसल्टेंट आफ्टर सम एक्सपीरियंस, आस्किंग दिस फ्रॉम गेनिंग सम एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बिफोर स्टार्टिंग प्राइवेट प्रैक्टिस. माई होम स्टेट इज़ बिहार एंड डूइंग माई MS ऑफ्थल्मोलॉजी फ्रॉम वेस्ट बंगाल. तो इसके बारे में डॉक्टर विनीत मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने पोलिंग किया है. पोलिंग में सबसे ज़्यादा पोल आया है जॉब का ही आया है, दैट इज़ कॉर्पोरेट जॉब वर्सेस प्राइवेट प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट वर्सेस कॉर्पोरेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, और प्राइवेट प्रैक्टिस वर्सेस कॉर्पोरेट प्रैक्टिस, इंडिविजुअल प्रैक्टिस वर्सेस ग्रुप प्रैक्टिस. इसका एक वीडियो आएगा, उसी में आपको डिटेल सब मिल जाएगी. Mr. Sanjay Rabadi project, hello, I'm from Vadodara and kindly guide me for dermatology branch in M.K. Shah Medical College, Ahmedabad, especially for the patient load and toxicity. Toxicity जैसा कुछ होता ही नहीं है. टॉक्सिसिटी कहाँ कहीं नहीं होती है. जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी PG करोगे, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो आएगा ही. जब तक आप लोकल कैंडिडेट नहीं हो से मेडिकल कॉलेज से, थोड़ा तो रेजिस्टेंस आता ही है. शुरुआत के 6 महीने में लोग आपको टेस्ट करते हैं, सीनियर्स थोड़े टेस्ट करते हैं, प्रोफेसर थोड़ा टीच करते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद फिर आप अगर सेट होना, आपको वो रेजिस्ट करना है, आपको कंप्लाई करना है, आपको एस्टैब्लिश इस तरह से करना है. टॉक्सिसिटी के बारे में भी हम एक वीडियो बना रहे हैं जो फॉलोअप आएगा अगले 2 दिनों में. मैं अभी चाहता हूं कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूं ताकि आप लोग को फीलिंग में बहुत ही दिक्कत ना हो. M.K. शाह मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद है, प्राइवेट कॉलेज है, यानी ठीक ठाक ही होगा. मैं नहीं मानता कि वहाँ उस टाइप का टॉक्सिसिटी होगा. पेशेंट वर्ड लोग वगैरह जो आप बोल रहे हो वो किसी भी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल के जैसा ही वहाँ है. सर बताएं कि DMB है, सुभाष चंद्रा जो भी है, मिस्टर डॉक्टर सुभाष बोल रहे हैं कि सर बताएं DNB में कोई बॉन्ड है क्या. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. DNB और हमने जो MDMS और DNB का कंपैरिजन किया उसमें हम बताना भूल गए थे, बॉन्ड के बारे में डिस्कस नहीं हुआ था. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं लूँगा. तो भैया ऐसा है ना कि एज सच प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होती है उसमें अगर आपका जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो ये है DNB, तो उसमें बॉन्ड नहीं होता है. अच्छा, गवर्नमेंट में बॉन्ड होता है. तो गवर्नमेंट में मान लो अगर रेलवेज में है या मिलिट्री हॉस्पिटल में अगर आप लेते हो DNB तो उसमें बॉन्ड जरूर होता है. अच्छा, ESIC जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी बॉन्ड होता है. अगर स्टेट्स के बारे में जाने कि स्टेट्स की जो होती है सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होती है जैसे जीमर्स वगैरह है, तो कई में होता है, कई में नहीं होता है. स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है. तो आपको इंडिविजुअल इंक्वायर करना होगा, या आपके ऊपर इंडिविजुअल इंक्वायर करना है कि या तो उनकी वेबसाइट में हो, या तो फ़ोन में हो, या कि स्टेट की हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट में हो, या कहीं से भी आपको. लेकिन प्राइवेट में आपको बॉन्ड नहीं लगेगा. एक बहुत ही बड़ी बात है, यानी जो बोलते हैं कि यहाँ पेड सीट है, ये सीट है, वो सीट है, जब आपका बॉन्ड नहीं होता है, जैसे ही आपकी डिग्री हो जाती है आप फ्री हो. नहीं तो आपको या तो 2 साल या जो भी बॉन्ड है सर्विस करना पड़ेगा. बॉन्ड नहीं है तो आपका 40-50 लाख का आपको बनना पड़ता है. दैट इक्विवेलेंट टू द फीस दैट यू पे अदर प्लेसेस. मेडिकिड 6948 है. डॉक्टर मेडिकिड ये बोल रहे हैं कि हेलो सर, आई एम वेरी एंशियस पर्सन एंड शुड आई गो फॉर मेडिसिन और साइकेट्री, आई लाइक बोथ द फील्ड्स. पहले डॉक्टर मेडिकिड मैं बोल रहा हूँ, ये एंजाइटी किस बात की एंजाइटी है. आप डॉक्टर बन चुके हो, MBBS कर चुके हो, तो नेचुरली व्हेन यू पास दीज एग्जाम्स यू मस्ट बी अ वेरी गुड गाय, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू टू मेनी टेंशंस. तो ये एंजाइटी निकाल दीजिए बच्चों लोग, एंजाइटी निकाल दीजिए. लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत खूबसूरत है, एंशियस होने का कोई सवाल ही नहीं. आपको अगर दोनों ब्रांचेस पसंद है तो डॉक्टर मेडिकिट कुछ भी पसंद कीजिए, जिसमें आपका पैशन है वो पसंद कीजिए. शांति से आपको उसके सब्जेक्ट को लर्न कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जॉब कीजिए. एंजाइटी करने की कोई मतलब ही नहीं है. बच्चों, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने मेरे कलीग्स खोए हैं. मैंने मेरे 3 कलीग्स ड्यूरिंग माई MD है, मैंने खोए हैं जिन्होंने सुसाइड किया था. और मुझे बहुत ही डर लगता है जब बच्चे ऐसे बोलते हैं. आप एंजाइटी किस बात की. आप जब पास होकर निकलोगे तो आप ये देखो कि कोई भी इंजीनियर हो, IT वाला हो, जो फ्रेशनर पास होकर निकलता
होता है या कोई MBA निकलता है, एवरेज MBA वगैरह, तो इनसे तो आप कितने हाईली रेटेड होते हैं और फिर भी ठीक ठाक ही उनसे मान लो डबल या ट्रिपल तो कमा ही लोगे। यू आर इन अ मच बेटर पोजीशन। एक भगवान का उपकार मानिए कि आपको यानी उस तरह का पढ़ाई मिला, उस तरह की पोजीशन मिली, एंड यू आर गोइंग टू रियलिटी वो। दोनों में ही पसंद है, दोनों ही कीजिए। साइकेट्री के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बोल चुका हूँ, मेडिसिन के बारे में मेरे मेडिसिन जाकर वीडियो जाकर देखिए, काफ़ी सारा विस्तृत से मैंने बोला है क्या कर सकते क्या नहीं। पिछले जो Q&A से जो कि वीडियोज़ है उसमें भी जिन जिन ने मेडिकल का बोला मैंने उनको समझाया किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है, किस तरह से सुपर स्पेशलिटी की जाती है। एक और आईडी है FM हाई सर, थैंक्स फॉर योर वीडियोज़ एंड आई एम द फादर, ही इज़ द फादर ऑफ अ डॉटर, father of daughters, first generation doctor elder, is doing ENT, but my younger daughter also wants to take ENT. Is it good to take ENT? Is it good for or not? Please advise her. For a rank is 16,000 and I'm just thinking about will be the same branch. Please advise us. है हैदराबाद से है, एक फादर है तो जो है dear father who is a father of a 2 brilliant daughters who both are doctors, यहाँ सोचने की बात है कि दोनों ENT है लेकिन दोनों ही थोड़ी साथ में प्रैक्टिस करने वाली है। फादर ये समझिए कि भाई है कि भाई दोनों ही तो शादी करेगी, दोनों ही थोड़ी एक जगह शादी करेगी, यानी इनका है शायद कोई लोकेलिटी अलग हो, इनके हस्बैंड्स क्या होंगे वो भी अलग हो। अगर इनको पैशन है तो इनको करने दीजिए, पैशन है तो करने दीजिए। ENT के बाद सुपर स्पेशलिटी के रास्ते खुले हुए हैं, सुपर स्पेशलिटी ना करे तो भी कई सारी ऐसी सर्जरीज है जैसे है एंडोस्कोपिक सर्जरी है, लेज़र सर्जरीज है, तो इनमें भी यानी काफ़ी सारा यानी आगे वो बढ़ सकती है। पैशन है तो करने दीजिए, नहीं तो 16,000 रैंक पे आई डोंट नो व्हाट यू गेट, कोई प्राइवेट में कुछ मिल जाए, एनेस्थीसिया मिल जाए या कहीं मेडिसिन मिल जाए यानी उसमें है, या रेडिएशन उनको आई डोंट नो विल गेट और नॉट, बट आई थिंक ये सोचना कि दोनों ENT करेगी तो क्या करते, दोनों ही थोड़ी साथ में रहेगी, दोनों की तो शादी होने वाली है, दोनों अलग जाने वाले हैं, दोनों का हस्बैंड अलग जाने वाले हैं। तो यानी अगर पैशन है तो इन्हें करने दीजिए। दिस इज़ माई यानी advice. Maybe she is taking inspiration from her elder sister and maybe she will do good. Mr. So बॉन्ड का हो गया, फादर का हो गया, अब ये है जीत रवानी फिर से पूछ रहे हैं। जीत रवानी बोल रहे हैं कि सर आई एम फ्रॉम द्वारका, आई थिंक जीत रवानी यू वर यस्टरडे आल्सो 28,500 रैंक, फर्स्ट टाइम इन नीट एंड आई जस्ट वांटेड जनरल मेडिसिन बट आई एम नॉट गेटिंग इट, आई एम सेलेक्टिंग इमरजेंसी मेडिसिन एंड इफ DNB आई एम गेटिंग थिंकिंग ऑफ DNB फैमिली मेडिसिन एंड इफ आई डोंट गेट इट दैट आल्सो देन आई एम थिंकिंग ऑफ नॉन क्लिनिकल एंड देन आई हैव टू गिव GPSC no exam, interview are pending and I go for leaving non-clinical. Actually I am confused what to do, यानी इफ़ आई डोंट गेट देन ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ नॉन क्लिनिकल। तो नॉन क्लिनिकल में आप क्या लेना चाहते हो बता लो। नॉन क्लिनिकल में फार्माकोलॉजी ले लो, नॉन क्लिनिकल में जो है नॉन क्लिनिकल में है जो फार्माकोलॉजी ले लो, पैथोलॉजी ले लो। GPSC के एग्ज़ाम को इतनी बड़ी नहीं होते हैं दोस्तों। एक ज़माने में मैं भी यानी मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी का जूनियर लेक्चर हुआ करता था, तो 2 साल जब मैं अपने ऑल इंडिया के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो एज ए जूनियर लेक्चरर उन्होंने मुझे GPSC का एग्ज़ाम देने को कहा था। GPSC का एग्ज़ाम क्या होता है, जब आप एक MD हो जाते हो और फिर जब आप MD होने के बाद जब आप मेडिकल कॉलेज में होते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या कुछ भी होते हो, तो GPSC के एग्ज़ाम में और एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है तो क्या यानी आपकी जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में ज़्यादातर वो पूछते हैं, ना कि UPSC IAS के एग्ज़ाम के बाद 1 या 2 क्वेश्चन आपकी पर्सनैलिटी के लिए हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होते जैसे IAS ऑफिसर के होते। तो GPSC तो आप कर ही लोगे। GPSC मीन्स गवर्नमेंट वांट्स पीपल इन द प्लेस, गवर्नमेंट वांट्स। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जॉब पे लगे हुए हो तो वो आपको हटाएगी नहीं। मान लो आप एस्टैब्लिश, वहाँ पर पहले इन लोग एडहोक जॉब देते हैं, एडहोक यानी टेम्परेरी जॉब देते हैं। जब वहाँ एस्टैब्लिश हो जाते हो तो आपको GPS करके परमानेंट करने को बोलते हैं। तो अगर आप नेचुरली वहाँ पर हो तो वो आपको हटाना नहीं चाहेंगे, वो ऐसे पास हो ही जाते हैं। उसमें कोई यानी ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। Then we move to Ben. Ben is commented, hello sir, as my rank is low and as per my rank I will be at only non-clinical branch and I don't know in which subject I am interested, but I selected MD PSM, MD pharmacology and MD transfusion medicine. Which subject should I opt for in the future scope, and as per the previous need PG counseling I may get pathology in a stray round. Should I take it the risk of a stray round or should I take the branch, one of these three? मेरे को लगता है कि जिस तरह का जो माहौल है, जिस तरह का आपको बोल रहे हो, जिस तरह की आपकी रैंक है,
है, I think you can go for MD Pharmacology. MD Pharmacology will be better. Transfusion medicine, MD Pharmacology ऐसा रहेगा कि आप पास आउट होगे तो आपके रास्ते कई होंगे, यानी एक मोनोटोनस रास्ता नहीं है. PSM में ये हो जाएगा, कहीं होता है कि PSM के लिए वो मोटिवेशन होना चाहिए. PSM वाले जो बंदे होते हैं, जो होते हैं MBBS से ही वो ऐसे होते हैं जो कम्युनिटी सर्विस का माइंड सेट होना चाहिए, पब्लिक की सेवा करने का माइंड सेट होना चाहिए, कहीं कहीं NGO टाइप का आपका पर्सनैलिटी होना चाहिए, तभी आप सकते हैं. मैथ्स थोड़ा आना चाहिए, स्टैटिस्टिक काफ़ी आता है, मान लो हेल्थ प्रोग्राम, ये वो कई सारे जॉब्स होते हैं, वहाँ जब आप सेट होते हो तो यानी स्टैटिस्टिशियन तरीके से भी आपको यानी काफ़ी सारा होना चाहिए. तो वो है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है फार्माकोलॉजी करोगे तो ड्रग्स यानी है, क्लिनिकल ट्रायल्स है, फार्मेसी ये है, रिसेंट एडवांसेस या फिर रिसर्च हुआ, क्लिनिकल, तो काफ़ी सारा रहेगा. तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं उस टाइप का यानी आई एम इन द मेडिकल फील्ड. डॉक्टरों से मिलोगे, उनके साथ प्रोजेक्ट्स करोगे, उनके साथ रिसर्च करोगे, ट्रायल्स करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं वो फीलिंग आता है. सैलरी भी अच्छी होती है, MNCs में आप अप्लाई कर दो. यानी आई थिंक यू शुड सेलेक्ट फार्माकोलॉजी आउट ऑफ दिस गिवन 3 सिचुएशंस दैट यू गिव मी. मिस्टर सतीश है, डॉक्टर सतीश है, डॉक्टर सतीश कुमार पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन सोनोलॉजी कोर्स, आई विल थिंक अबाउट इट एंड आई एम नोटिंग योर सजेशन अबाउट द सोनोलॉजी, लेट मी गेट थ्रू इट. हाउ मच टू टेक, वो तो ये दिस वॉज रिलेटेड टू द क्लिनिकल कार्डियोलॉजी. आई पुट इन दैट समबडी हैज पुट दैट क्वेश्चन. आशीष मुझे पूछ रहे हैं, डॉक्टर आशीष पांडे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर आई नीड टू नो अबाउट DNB ऑर्थो इन रूबी हॉल क्लिनिक एंड दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल. सर DRNB न्यूरोसर्जरी OT at Ruby Hall Clinic and Sahyadri Hospital Pune. Can you please guide me? My NEET rank is 18412. जो है रूबी हॉल क्लिनिक का मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, मेरे बहुत ही नज़दीक के मित्र है डॉक्टर मिनेश मेहता, जो मैं बोला आज एस्टैब्लिश LB हॉस्पिटल है, विक्रम शाह का जो सबसे बड़ा है ऑर्थोपेडिक सेंटर है. तो पहले ये ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, आज वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो चुका है. डॉक्टर मिनेश है, मल्टी स्पेशलिटीज़ के ICU के जो है वो मेरे बैचमेट है, हम साथ में ही ICU में काम करते थे. MD होने के बाद फिर मैंने चुना मैं कि सऊदी अरेबिया, और मिनेश ने चुना कि मैं क्रिटिकल केयर करूंगा. तो वो क्रिटिकल केयर उन्होंने रूबी हॉल से किया, उन्होंने जो मुझे अपने एक्सपीरियंस है यानी शेयर किए तो काफ़ी बेहतर थे. रूबी हॉल के कुछ एनेस्थेटिस्ट से मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होती है मिलता हूँ, तो वहाँ काफ़ी सारी अच्छी ग्रेड की सर्जरीज होती है. रूबी हॉल कोई वैसी हॉस्पिटल नहीं है, कोई जैसे तैसे हॉस्पिटल नहीं है. वहाँ जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जिस टाइप का काम होता है वो स्टेट ऑफ आर्ट काम ही होता है. बच्चों ये समझने की बात है कि आप मेडिकल कॉलेज में एक्सपोजर की बात कर रहे हो, हैंड्स ऑन वर्क तो आपको ऐसे कभी कहीं नहीं मिलेगा. कोई पूरी सर्जरी तो आपको मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो भी नहीं देगा. मान लो अगर कोई बहुत ही वॉल्यूम वाली हो हॉस्पिटल, तो इमरजेंसी में कई बार मान लो रेडियस फ्रैक्चर आया, ओपन ग्रेड फ्रैक्चर आएगा, तो उसका डिब्राइडमेंट करोगे, एक्सटर्नल फिक्सेटर करोगे, रेडियस का मान लो नेल डालोगे या फिर कुछ प्लेटिंग करोगे, इस तरह की सर्जरी आपको मिलती है. कभी कभी एंड थर्ड ईयर हो जाते हैं तो आपके जो है गाइड के अंडर में आपको फीमर फ्रैक्चर या टीबिया प्लेटिंग करने मिल जाती है, लेकिन वो भी उनके अंडर में. ऐसी कोई बड़ी सर्जरी ऐसा नहीं होता कि आप MS ऑर्थो हो गए मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से और सुबह आग दूसरे दिन ना कि आप ऑपरेट करने लोगों को पेशेंट मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है. तो रूबी हॉल से भी करोगे तो इसी तरह का रहेगा. बड़े बड़े कंसल्टेंट होंगे, उसका असिस्ट करोगे. मैंने जैसे बोला DNB में हो तो उनके साथ उनके प्राइवेट में भी आप जाइए, उनसे रिलेशन बनाइए, उनसे रैपो बनाइए. तो जब ना आपकी एग्ज़ाम आती है तो इन कंसल्टेंट्स को बोलिए कि सर मुझे थोड़ा रेकमेंड कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए. ये फ़ोन करते हैं. जब आप इनके पेट स्टूडेंट और अच्छे स्टूडेंट बनते हो, बहुत ही इनके लिए काम किया, तो ये आपको रेकमेंड जरूर करते हैं. इनके रिकमेंडेशन से आपकी एग्ज़ाम थोड़ी ईजी हो जाती है. जो कंसल्टेंट्स वो एग्ज़ाम देने आते हैं वो भी थोड़े बहुत जान पहचान के होते हैं, क्योंकि ये भी तो ना किसी की एग्ज़ाम लेने जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह का रहता है. मेरे ख्याल से रूबी हॉस्पिटल है जो दीनानाथ मंगेशकर है, इनके जो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल की एक लड़की को मैं जानता हूँ, एक डॉक्टर थी जो ENT किया था दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल से, और डॉक्टर पारुल है, और वो यहाँ पर आई थी हमारे यहाँ, जिन्होंने फेलो ऑफ हेड एंड नेक ऑन्कोसर्जरी यानी ऑन्कोलॉजी FHNO उन्होंने किया, 2 साल किया. फिर एज ए जूनियर कंसल्टेंट भी 1 साल काम किया. काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी ट्रेन थी. उनकी ENT ट्रेनिंग में मुझे कोई फ्लॉ नहीं दिखा, तो अच्छी से करती थी, अच्छी से कैंसर सर्जरी सीख गई, और आज पारुल है एस्टैब्लिश्ड. आई डोंट नो वेयर शी इज़, बट वेयर एवर शी लेफ्ट आई कैन सी हर मैसेजेस ऑन हर Instagram पोस्ट. शी इज़ डूइंग वेरी वेल एंड शी इज़ एस्टैब्लिश्ड हेड एंड नेक ऑन्कोसर्जन. तो दीनानाथ मंगेशकर का एक रेफरेंस मैंने दिया, रूबी हॉल का दे दिया.
न्यूरो सर्जरी भी करोगे, कुछ भी करोगे, वहाँ डिपार्टमेंट्स अच्छे ही होंगे, वहाँ कंसल्टेंट्स भी अच्छे ही होंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना उसमें से एक्सट्रैक्ट करते आता है। वो कहीं भी हो, गवर्नमेंट में भी ये रहेगा कि सभी कैंडिडेट अच्छे से सीख सकते हैं, सभी कैंडिडेट अच्छे से एक्सट्रैक्ट। अच्छा, उसमें रहेगा ये कि मान लो गवर्नमेंट में है 10 सीट है, एक पीजी टीचर के अंदर में 2 रेसिडेंट आते हैं, तो जब से जो टॉप का होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा या कोई दूसरा कंसल्टेंट होगा, आपको जरूरी थोड़ी है वही आपका पीजी गाइड होगा। मान लो जो तीसरा चौथा पांचवा जो कंसल्टेंट हो वो को उतना खास ना हो। बुरी बात यह है बोलने के लिए, लेकिन ऐसा ही होता है गवर्नमेंट में। जो होता है, कई लोग होते हैं जो एफिशिएंसी नहीं होती है, प्राइवेट प्रैक्टिस से डरते हैं, और वो यहाँ पर सुस्त होकर सिर्फ पगार खाना चाहते, तो वो यहाँ सेट होते। तो उनके अंदर में मान लो आपका पीजी टीचिंग आ गया तो क्या करोगे, वो आपके पीजी गाइड हो गए तो क्या करोगे, थोड़ी ना वैसे ट्रेनिंग मिलने। लेकिन ये श्योरिटी होता है कि डीएनबी में जो रूबी हॉल जैसी हॉस्पिटल होती है, सैफी हॉस्पिटल होती है, जसलोक हॉस्पिटल होती है, एच.एन. रिलायंस जैसी हॉस्पिटल होती है, ब्रिज कैंडी जैसी हॉस्पिटल होती है, गंगाराम जैसी जो हॉस्पिटल होती है, उनमें बड़े बड़े कंसल्टेंट, एस्टैब्लिश कंसल्टेंट आते हैं, जिनके पास पेशेंट पूल होता है, जो इतने एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में। तो उनसे जो आप सीखोगे उसकी कोई मैच नहीं है। I hope I gave you the message and the message has gone right. दूसरे हैं कि sir, thanks for your guidance, but sir, the most of the examples of the people who did their super special DNB are doing MD/MS. Does this mean that hand DNB procedure? DNB के बारे में बहुत ही डिस्कशन हो गया, हैंड्स ऑन वर्क का डिस्कशन हो गया। आप वो वीडियो देखिए, मैंने बिल्कुल ही उसमें ईमानदारी से बोला हुआ है। आज बॉन्ड का भी हमने क्लियर कर दिया है, बिल्कुल ईमानदार वीडियो, अपना खुद का एक्सपीरियंस है। भाइयों, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप लोगों के कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कोई भी एग्जाम दो, नीट यूजी का एग्जाम दिया, नीट पीजी का एग्जाम दिया, आप लोग तो 1% 2% ऑफ दोज का ही सो इफ यू स्टूड इन 1 or 2% ऑफ दोज, देन इफ यू से 20% इज द रिजल्ट ऑफ द नीट पीजी, नीट यानी जो डीएनबी यानी स्पेशलिटी, तो कोई बुरा नहीं है। अच्छा, वो ऐसे थोड़ी होता है कि मैंने 10 साल तक आपको पास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मान लो आपकी एक अटेम्प्ट हो गई, तो बाद में 6 मंथ जो बीच में गैप पड़ता है, तो आप तो ना उस हॉस्पिटल में तो काम करने ही देते हो। यू जस्ट टेल देम एंड यू कंटिन्यू योर वर्क देयर as a 4th year resident, you continue your work there, they'll allow you to work. They need a person to work. They'll be happy that they get a senior resident for work. So I think enough of this DNB, enough of this discussion. People should have made up their mind by now. Yeah, so we go to another video. Ashish ये बोल रहे हैं, Ashish, I know to, yeah, Ashish says again, Ashish Pandey, we've taken you. Then we have Sanjay also we've taken, Ashish we've taken, Shubhas जो है, this one our जो है bond है कि नहीं, this is also we have taken. Just don't mind because I have to scroll through all this thing. Then we have Rakesh. Now we have Rakesh Schwarz or whatever, I don't know. Can I take fellowship in the diabetes, and is there a stipend given so that I can earn, study, need PG? जैसे कोई डायबिटीज़ की कोई यानी फेलोशिप वगैरह, आई डोंट नो, आई हैव नॉट नोन। अगर कोई कंसल्टेंट होता है उसके साथ आप काम करोगे तो वो जो भी दे आपको उस तरह का होता है। मगर मैं बोलूँ, इस तरह का अगर काम आप करोगे, it is not very easy to study, NEET if you do that kind of work. I have no personal experience and I cannot comment about that. I'm sorry for that. I would have helped you if I had a personal experience about that. I would definitely share my experience with you. Gautam, Mr. Dr. Gautam Shah ji है, वो बोल रहे कि sir, I have a rank of 28,000 and is it better to take a DNB ENT ophthalmic general surgery in a suboptimal college, or is it better to take DNB anesthesia in a good college? This is a very good question. It depends on you. यानी प्राइवेट में आपको मिल रहा है कि नहीं, वो चेक कीजिए। सब ऑप्टिमल कॉलेज का ये प्रॉब्लम होता है कि जब पीजी गाइड्स होते हो, अगर मान लो कंसिस्ट, तो वो ज़्यादा ना हो। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, मैं जब बेस्ट ऑफ द यानी सेकंड बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ गुजरात, सेकंड मोस्ट बेस्ट, सेकंड बिगेस्ट एंड मोस्ट बिजिएस्ट कॉलेज, because we used to drain a lot of Madhya Pradesh and Gujarat, North Gujarat in that one. तो ये जो है कि उसमें भी तो मैं था। मेरे पीजी टीचर में मैं आज तक नहीं मैं समझ पाया मैं किस दिन में मेरे पीजी टीचर ने मुझे हाथ पकड़ के समझाया, कभी तो ना समझाया। सब कोई प्रोसीजर तो हमने की, सब कुछ तो हम सीखे अपने आप, पढ़ते थे, आते थे इमरजेंसी में, सब कुछ तो हम ही करते थे। या तो हमारे सीनियर ने सिखाया, हमने हमारे जूनियर को सिखाया, या तो हम खुद के सब सीख लिए।
तो ऐसा तो होता ही नहीं है। पीजी टीचरों का रोल कोई बहुत बड़ा होता नहीं है, ये है कि उनका नाम होता है। मान लो कि बड़ी सर्जरीज हो गई तो उसमें आप असिस्ट करते हो, लेकिन जो धीरे धीरे छोटा होता है, मान लो आप ईएनटी करो तो टॉन्सिलेक्टोमी करोगे तो पीजी टीचर थोड़ी होगा। अगर कॉम्प्लिकेशन होता है, डिफिकल्ट होती है, तो आपके साइड में खड़ा रहेगा, आप बता सकता है आपको। लेकिन थायराइड जब करोगे तो उसको असिस्ट करोगे, देख देख के तो सीखोगे। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि गुड कॉलेज फॉर एनेस्थीसिया, देन विच इज़ द गुड कॉलेज? यू हैव टू कैटेगराइज, यू हैव टू टेल मी अबाउट दैट। एनेस्थीसिया का जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है, मान लो आप एक बोल रहे हो कि जो है ऑफ्थेल है, जनरल सर्जरी, ये सब बोल रहे हो, तो उसमें पेशेंट यानी है, कई लोगों को यही प्रॉब्लम हो रहा है कि डिपेंडेंट ब्रांच है, बैक स्टेज ब्रांच है, तो मुझे पेशेंट नहीं मिलेगा, मुझे स्टेथोलट का नहीं मिलेगा, मुझे वो पैशन है, मुझे वो वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर इस तरह का सोचते हो कि एनेस्थीसिया में आपको खुद का जो है आइडेंटिटी ना हो या खुद का पेशेंट को एक्सपोजर ना मिले तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ये भी सोचना है। आजकल के ज़माने में अगर एनेस्थेटिस है तो दे इज़ वेरी वेल ऑफ। यानी अगर है कि जब जॉब की बारी आती है प्राइवेट प्रैक्टिस के बाद, एनेस्थेटिस ठीक ठाक कमा रहे हैं, रादर देन एक जनरल सर्जन या एक सर्जन, ऑनको सर्जन जब फर्स्ट टाइम बाहर आता है तो उसको तो यानी यही लगता है, यार मैंने मेहनत किया, मेरा स्टार्टिंग सैलरी 3-3.5 लाख है, तो एनेस्थेटिस भी इतना कमा रहा है। जो दौड़ने वाला एनेस्थेटिस जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है वो आराम से स्टार्टिंग इतना कमा सकता है, 2.5 लाख तो कमा ही लेता है पहले साल में। तो ये है, देयर आर लॉट ऑफ सिनारियोज, यू हैव टू सी व्हाट इंस्पायर्स यू, व्हाट पैशन you have about. So there are multiple riders to it, so you have to judge by yourself. Teleflix is one of the idea. Dr. Harsha, 32,000 rank, private emergency medicine was a DGU. I want patient interaction. आई मीन डॉक्टर हर्ष हैं, आप मेल है, आप डीजीओ करके क्या करोगे? आप डीजीओ करोगे तो आप थोड़ी ना ऑब्स्टेटिक की प्रैक्टिस करोगे। हाँ, मान लिया कि आप गायनिक की प्रैक्टिस करोगे, मान लिया कि अगर ऐसा हो कि आप ऑब्स्टेटिशियन वाइफ को सर्च कर रहे हो, यानी आपका स्पाउस अगर भी डीजीओ है या गायनिक है, तो दोनों मिला के आप कर सकते हो। लेकिन अगर जो मेल होते हैं जनरली वो गायनिक सर्जरी करते हैं, हिस्टेक्टोमी करोगे तो लैप्रोस्कोपी करोगे, वो डीजीओ से काम नहीं बनने वाला। आपको कहीं ना कहीं फेलोशिप करनी पड़ेगी, आगे जाना पड़ेगा, और फिर मान लो सेकेंडरी डीएनबी करके अगर आप चाहते हो तो फिर आप सुपर स्पेशलिटी गायनेक ऑन्को कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से फॉर यू इमरजेंसी मेडिसिन विल बी ओके। इमरजेंसी मेडिसिन का जब पहले जो डॉक्टर एसपी ने पूछा था उसमें यही था कि भाई जॉब ही करनी पड़ेगी। हर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो, जैसे फोर्टिसेस वाली जो चेन हो, या लीलावती, हिंदुजा, ये वो, गंगाराम, अपोलो हॉस्पिटल्स की जो चेन्स हो, ये जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, इमरजेंसी मेडिसिन की पोस्ट होती ही है। ईआर डिपार्टमेंट होता है, इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट होते हैं, राउंड द क्लॉक होते हैं, डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन सभी जगह है, और कंसल्टेंट्स होते हैं। हफ्ते में 48 घंटे की ड्यूटी होती है और सैलरीज होती है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। कई लोग करते हैं कि मान लो 8 घंटे का काम करते हैं, उसके बाद वो आईसीयू में काम करते हैं, या और कहीं पर अपना क्लिनिक भी खोल के जाते हैं, या फिर ऑन कॉल कहीं पे कंसल्ट करने भी जाते हैं। आपके लिए अगर ये चॉइस दे रहे हो दो डीजी और देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इमरजेंसी मेडिसिन इफ यू आर गेटिंग अ गुड कॉर्पोरेट सेटअप। इमरजेंसी मेडिसिन है गवर्नमेंट सेटअप में, यानी थोड़ा सा लगेगा यार क्या आ रहा है, स्नेक बाइट आ रहा है, ये आ रहा है, वो हो रहा है, और फिर आप सडनली कॉर्पोरेट में जाओगे जहाँ यानी एलीट केसेस, पॉश केसेस, बड़े बड़े केसेस आएंगे, तो वो शायद आपको वहाँ ट्रीट करने में प्रॉब्लम हो जाए। Dr. Shrey है. Dr. Shrey says, I have 25,000 rank. I want to pursue a career in anesthesia or radiation oncology. I want to pursue DM in critical care medicine or DM in medical oncology. Which is better practical option considering future prospects? And it is like, I mean, अभी भी जो सवाल आया था कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी लोग करते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी को एक फीडर ब्रांच मान के, वो फीडर ब्रांच के बाद वही रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वाले या मेडिकल जो एमडी मेडिसिन वाले, वो दोनों जन मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन फिलहाल जो है एनएमसी ने इसके ऊपर स्टे डाला हुआ है और लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट किया है। 2021 से केस जा रहा है, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो हाल में अगर आप लोगे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर एज अ फीडर ब्रांच टू मेडिकल ऑन्कोलॉजी ऑल्सो। अगर आप डीएनबी मेडिसिन लेते हो तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी कर सकते हो। एनेस्थीसिया के बाद क्रिटिकल केयर करना, मुझे लगता है एनेस्थीसिया, मुझे कहीं ना कहीं लगता है एनेस्थीसिया अगर करते हो तो बेटर टू प्रैक्टिस एनेस्थीसिया, डू सुपर स्पेशलिटी एनेस्थीसिया रादर देन डूइंग क्रिटिकल केयर। एनेस्थीसिया के लिए क्रिटिकल केयर करना, वो एक जो लोग होते हैं जो समझते हैं कि भाई एनेस्थीसिया की प्रैक्टिस डिपेंड होती है सर्जन के ऊपर, डिपेंड होती है, मुझे लगता है कि यार ये लेसर वर्क है, इसमें मैं ये वो ईगो मेरा हर्ट हो रहा है, इसलिए वो क्रिटिकल केयर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर भी अगर आप ऐसे सोचते हो
तो क्रिटिकल केयर एज एनेस्थेटिस्ट मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आता है। एंड रिकग्निशन वगैरह का जो है, बंदे हैं काफ़ी सक्सेसफुल बंदे हैं, लेकिन कंसल्टेंसी में जो दूसरे होते हैं अपने पेशेंट रखते हैं, जरूर आपसे पूछते हैं कि आपका प्राइमरी डिग्री क्या है। अगर आप प्राइमरी डिग्री बोलोगे कि मेरा मेडिसिन है, प्राइमरी डिग्री बोलोगे कि मैं जो है MD पल्मोलॉजी किया है, DNB पल्मोलॉजी किया है, तो देन गेट मोर इम्प्रेस। जो MD या DNB पल्मोलॉजी किया होता है, मान लो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स आते हैं, लंग ट्रांसप्लांट का है, तो दे डोमिनेट दीज, है ना, ब्रोंकोस्कोपी ये है उनका जो एक आयाम, वो खुल जाता है क्रिटिकल केयर में कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो गए या नहीं, फिर और भी कुछ हो गया, स्लीप स्टडीज हो गया, काफ़ी सारा वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। And I have this comment from Pawan G. Pawan G है जो है, sir, I got 34,000 rank, can't afford private medical college or deemed, needed a good work life and decent salary. Can I go for DNB diploma family medicine or MD micro MD PSM from a good college in, I'm from OBC category. 34,000 रैंक में PSM लेना मुझे लगता है जस्टिफाइड नहीं है। तो MD माइक्रो कर सकते हो, MD पैथो मिल रहा है कि नहीं वो चेक कर लो। फैमिली मेडिसिन एंड ऑल आपका थोड़ा वो होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो नहीं। प्राइवेट प्रैक्टिस में आपके कंपिटिटर्स, इन फैमिली प्रैक्टिस देयर विल लॉट ऑफ कंपिटिटर्स। MD मेडिसिन वाला भी कॉम्पीट करेगा, होम्योपैथी वाला भी है, आयुर्वेद वाला भी है, सभी तो ना कॉम्पीट करेंगे। उसमें आप क्या अलग दे पा रहे हो, आप कौन से एरिया में हो, आप कहाँ बैठने वाले हो। तो मुझे लगता है वो थोड़ा मुझे से यानी मज़ा नहीं आ रहा है। आप अगर माइक्रोबायोलॉजी कर लो, माइक्रोबायोलॉजी वालों को भी यानी प्लेसमेंट जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह में, बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट मिल जाता है। या तो आप मेडिकल कॉलेज में, मान लो आप PSM कर रहे हो तो क्या करोगे, मेडिकल कॉलेज में ही तो जॉब ज्वाइन करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो माइक्रो वाले भी कर सकते हैं, अपनी लेबोरेटरी खोल सकते हो माइक्रो। यू हैव ए माइक्रो पैथो कंबाइंड, यू कैन मैरी अ पैथोलॉजिस्ट गर्ल, और आप अपना खुद का लेबोरेटरी कर सकते हो जिसमें माइक्रो एंड पैथो दोनों आप कर रहे हो। ठीक है, आई थिंक यू गॉट माई मैसेज लाउड एंड क्लियर। Then we have is Dr. Vaishnavi saying that, sir, I got a rank of 2292. That's a very good rank, Vaishnavi, and I'm confused between radio and medicine, and I want to have my own setup in the future, but with the radio, it is very costly, and I don't have financial backup, and I am not sure if I can do hectic duties like in medicine. Also, I am not sure if I can do DM later, so I'm worried about it. The impact on radiology, kindly, AI impact on radiology. We have answered this question. AI का impact है। पिछला भी एक जो थे कैंडिडेट उन्होंने पूछा था, आई डोंट नो पार्थ या कोई था, उन्होंने पूछा था। AI का मेरा शॉर्ट है, मेरी इसी चैनल में अंदर एक ही शॉर्ट लगा हुआ है, शॉर्ट वीडियो AI इम्पैक्ट ऑन रेडियोलॉजी में लिखा हुआ है। मैं बोल चुका हूँ कि वो बहुत सारा जो मास डायग्नोसिस मां से होता है। मान लो आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलोगे तो उसमें आप अपना खुद का ही सेटअप करोगे, तो उसमें क्या AI है। आप Tier 2 Tier 3 सिस्टम करोगे, स्कैन करोगे, अल्ट्रासाउंड करोगे, इको करोगे, डॉपलर करोगे, उसमें कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जितना आप डर रहे हो उतना डरने का बात नहीं है। पहले आप जॉब करो, सेटअप हो, एस्टैब्लिश हो, लोन तो मिलता ही है। कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा तो थोड़ी ना, मान लो कोई कैथ लैब खोल रहा है IR करके, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बाद आप IR कर रहे हो तो 5 लाख का तो कैथ लैब बनेगा। अपना खुद का अगर कर रहे हो तो 5 लाख का कैथ बनेगा, 2-3 करोड़ का, 5 करोड़ का कैथ लैब बनेगा, 2-3 करोड़ का आपका कॉम्प्लेक्स का स्पेस बनेगा, 10 करोड़ तो ऐसे ही लग जाता है। तो सभी लोग ना तो लोन लेते हैं, किसी प्राइवेट बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं लोन ही तो लेते हैं। तो इन सब में तो एनेस्थीसिया ही एक ब्रांच बच जाती है जिसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट से पहले दिन से ही कमा सकते हो। डरने की बात नहीं, इन्वेस्टमेंट से मत डरो, पहले क्वालिफाई हो जाओ, रास्ते अपने आप खुलेंगे। क्योंकि आप लड़की हो, लड़की के लिए तो ऑप्शन तो खुला ही है। आपके हस्बैंड क्या करने वाले अल्टीमेटली वो उसके ऊपर डिपेंड करना। आप थोड़ी ना पूरी ज़िंदगी अकेली आप सोच रही हो कि मैं अपनी हॉस्पिटल खोलेंगे उसमें क्या होगा। ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात। डॉक्टर संजय फ्रॉम बड़ौदा, काइंडली, ये तो हो गया था, वापस क्यों आ रहे लोग, बच्चे लोग 2-3 बार कमेंट कर रहे हैं ताकि इनकी कमेंट हाईलाइट हो जाए। सब मत कीजिए, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू टेक एवरीवन, सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट, प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। डॉक्टर धारनी है, डॉक्टर धारनी बोले 20,000 रैंक है, आई वांट टू परस्यू साइकेट्री एंड शुड आई ऑप्ट फॉर DNB साइकेट्री इन GMers हिम्मतनगर और पार्टनर और परस्यू MD साइकेट्री फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदौर। जो आप बोल रहे हो, आपने जो बोला पार्टन जैसा GMers बोला, हिम्मतनगर जैसा GMers बोला, मैं नहीं मानता इन कॉलेज में, इन सेटअप में। पार्टन हिम्मतनगर सिटीज़ में जानता हूँ बहुत अच्छी, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई अच्छा साइकेट्री डिपार्टमेंट होगा।
इसमें वैसे ही स्टाफ की तंगी होती है। मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ हिम्मतनगर में, तो मेरे कई सारे जो जूनियर्स हैं वो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तक पहुँच गए हैं। मैं नहीं मानता इन हॉस्पिटल्स में साइकेट्री का फुल फ्लेज डिपार्टमेंट होगा तो सिखाएगा ही कौन। तो मैं मानता हूँ उस कंपेयर में इंदौर जैसा सिटी है और उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंदौर एस्टैब्लिश ओल्ड कॉलेज होगा तो वहाँ जरूर डिपार्टमेंट होगा। इंदौर इज़ एन अपकमिंग सिटी, अ ब्यूटीफुल सिटी। आगे जाके मध्य प्रदेश का वो बॉम्बे बोल सकते हो, मध्य प्रदेश का कॉमर्शियल कैपिटल है, तो इसमें आपका स्कोप ज़्यादा रहेगा। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर साइकेट्री। अगर ये 3 कॉलेज आपने मुझे दिए तो यू गो फॉर इंदौर, वहाँ जरूर कुछ ना कुछ एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट होगा। वहाँ पर भी यानी गुजराती, आप अगर गुजराती तो गुजराती कम्युनिटी काफ़ी है, वहाँ सेटल होने जाओ। ब्यूटीफुल सिटी है, सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, कई सारे कल्चरल उसमें ये है। मध्य प्रदेश का कल्चर, मध्य प्रदेश राजस्थान का कल्चर है, गुजरात से मिक्स होता है, रहने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और नई सोच से अगर आप ट्राई करते हो तो आई थिंक दैट्स अ वर्जिन एरिया फॉर साइकेट्री प्रैक्टिस। सो सिलेक्ट इंदौर इन दीज 3 आई थिंक। Just looking at the city of Indore and Government Medical College of Indore, far better. What I mean, there is no comparison. The Himmatnagar in Patan, GMers. We go with another case. Dr. Vasu. Dr. Vasu Bulre, good morning, sir. I am Dr. Vasu, and should I go for the direct 6 years FCA neurology, means neurosurgery? I am from Rajkot, and I am looking for a private practice in the future and not dependent on the corporate hospital. Is it possible to do neurosurgery? And should I do MS and then look for it? So है neurosurgery करना है, fix है neurosurgery करना है, तो 6 years ही कर लो, SS bypass कर लो। डॉक्टर वासु, अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना है तो ये मान के मत चलो कि 6 ईयर्स के बाद आप निकलोगे सीधा अपना हॉस्पिटल खोलोगे और करने चल पड़ोगे या न्यूरो सर्जरी। ऐसे नहीं होता है। किसी भी रेसिडेंसी में आप निकलो तो तुरंत आप सर्जरी नहीं कर सकते। हाँ डॉक्टर वासु, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप जरूर, क्रेनियोटोमी है, फिर शंट डालना, क्रेनियोस्टोमी है, वो जो कॉमन प्रोसीजर्स है वो कर सकते हैं। ना ही कि आप एनुरिज्म लाइगेट कर सकते हो या आप कॉम्प्लिकेटेड स्पाइनल ट्यूमर कर सकते हो या स्पाइनल सर्जरी कर सकते हो। इसके लिए इसके बाद आपको एक बड़े कंसल्टेंट के साथ रहना होगा, 1-2 साल काम करना होगा, काम सीखना होगा, प्रैक्टिस के तरीके सीखना होगा। प्राइवेट प्रैक्टिस के तरीके भी कुछ अलग होते हैं, तो वो बिल्कुल ही अलग आयाम है। या फिर फॉरेन में जाके कहीं 1 साल की फेलोशिप कर लो, 6 लाख 6 महीने की फेलोशिप कर लो और उसके बाद आ जाओ। उसमें भी आप फिक्स कर सकते हो कि आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर टोटल स्पाइन सर्जन बनना चाहते हो, पोस्टियर फोसा वाले सर्जन बनना चाहते हो, या फिर कॉमन यानी ये बनना चाहते हो न्यूरो सर्जन। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, बट आई डोंट थिंक कि डायरेक्टली मत सोचो। राजकोट एक सिटी है, राजकोट भी काफ़ी डेवलप हो चुका है। मेरे ज़माने में जब मैं वहाँ इंटर्नशिप करता था 1986 में, तब वहाँ गिन के 2 न्यूरो सर्जन हुआ करते थे। जो एक न्यूरो सर्जन के साथ मैं ऑलरेडी इंटर्नशिप में शाम को उनके साथ काम करता था। डॉक्टर हेमांग वसावड़ा बहुत ही बड़ा नाम है, उन्होंने बीजे मेडिकल से किया था। उन्होंने मुझे पुश किया था कि तू डीएनबी न्यूरो मैं तुझे करवा दूंगा, बॉम्बे चला जा, रेकमेंड करता हूँ, डीएनबी न्यूरो ले ले। और मैं आप ही के जैसे चक्कर में फंस गया था कि डीएनबी की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने वो नहीं लिया और मैंने ऑल इंडिया दिया और मैंने फिर एनएसएस किया। रिग्रेट करने की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए दिस कैन बी अ क्यू, दिस कैन बी अ गाइड फ्रॉम विच यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू और व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू। ख्वाब गुप्ता है, ख्वाब गुप्ता मुझे पूरे 4733 रैंक है। डीएनबी रेडियो फ्रॉम पेरिफेरल हॉस्पिटल लाइक आसाम और कलकत्ता, और एमडी रेडियो प्राइवेट फ्रॉम कर्नाटका, और डीएमआरडी रेडियो फ्रॉम अ टॉप इंस्टीट्यूट। डॉक्टर ख्वाब ये है कि मान लो इसमें यही एक आयाम रहेगा कि आप इंटरवेंशन रेडियोलॉजी करना चाहते हो या नहीं। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी नहीं करना चाहते हो तो फिर आपका चॉइस रहेगा टॉप इंस्टीट्यूट से डीएमआरडी। एक टॉप इंस्टीट्यूट कोई भी होता है उसमें डीएमआरडी करते हो तो इट इज इक्विवेलेंट टू एमडी फ्रॉम पेरिफेरल पेरिफेरल दिस थिंग। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर एक्सप्लोर करो कि आपको यहाँ मिल रहा है तो जस्ट गो एंड इंक्वायर देयर, डू दे हैव अ सीटी स्कैन, डू दे हैव एन एमआरआई स्कैन, डू दे हैव अ पेट स्कैन, न्यूक्लियर स्कैन, क्या क्या है इनके पास, क्या क्या गैजेट्स है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स है रेडियोलॉजी में भी, ये जरूर इंक्वायर कर लीजिए। तो प्राइवेट कॉलेज फ्रॉम कर्नाटका, इज इट इन बेंगलोर, इज इट इन मणिपाल, जस्ट इंक्वायर दैट इज इन मैंगलोर, देन दीज कॉलेजेस शुड बी रियली गुड। Other colleges I don't know, I have no knowledge about it, but DMRD from top institute is the first choice, या फिर MD radio from private college in Karnataka will be okay, and rather than from periphery like Assam. ठीक है, I think I hope you got my message.
लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कई लोगों को मैंने इंटरेक्ट किया, एक तो आई एम इम्प्रेस बाय सम ऑफ द कैंडिडेट्स आफ्टर यू नो फिनिश योर दिस थिंग आई विल पुट अप 10 बेस्ट कैंडिडेट्स दैट हैव इंटरेक्टेड, उन लोगों का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सो दैट यू कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट्स दे वर, how motivated they were and how bold they were, how clear mind they had about their choices. Malik Darakshan, Dr. Malik है वो बोले, hello sir, I have 14,000 rank and I want to ask about DNB surgery in Delhi colleges and I am very inclined towards the general surgery and I want to know your perspective about it. DNB के बारे में बहुत बोल चुका हूँ, दिल्ली के अगर बड़े कॉलेज है, बड़े हॉस्पिटल्स है, DNB हो रहा है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं नहीं सोचता, भाई दिल्ली है, वहाँ का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ का जो लेवल ऑफ वर्क कंसल्टेंट्स जो होते हैं, आई विल नॉट गिव अ सेकेंड थॉट टू इट, मैं तो इतना सोचता ही नहीं, मैं वहाँ ले लेता रादर देन गोइंग टू पेरिफेरल कॉलेज एंड स्ट्रगलिंग देयर, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, दैट वोंट बी अ बेटर ऑप्शन. डेफिनेटली दिल्ली, एनी इंस्टीट्यूट इन दिल्ली विल बी अ बेटर ऑप्शन. डॉक्टर निर्मल जैन है, ये पूछ रहे हैं 4773 है, इनका भी है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, MD DNB रेडियो डायग्नोसिस, डॉक्टर निर्मल जैन DNB. ये बोल रहे हैं रेडियो डायग्नोसिस DNB या न्यूक्लियर मेडिसिन DNB, तो ये डिपेंड्स ऑन दिस थिंग. न्यूक्लियर मेडिसिन अगर करोगे तो सिर्फ आपको जॉब करनी होगी. न्यूक्लियर मेडिसिन में मैं नहीं मानता कि इंडिविजुअल प्राइवेट प्रैक्टिस आप कर पाओगे, ठीक है, तो ये हो गया है क्लियर. रेडियो डायग्नोसिस करोगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे, कॉर्पोरेट में जॉब करोगे, और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का आपके लिए ऑप्शन खुला रहेगा. सो अकॉर्डिंग फ्रॉम बोथ दिस टू, फर्स्ट ऑप्शन इफ यू गेटिंग गो फॉर रेडियो डायग्नोसिस. बाकी आपके ऊपर है, आप सिर्फ जॉब करना चाहते हैं, अगर आपको कोई बहुत ही है ना उतना वो नहीं है पैशन कि मैं अपना ये खोल दूँ वो खोल दूँ, तो आप न्यूक्लियर मेडिसिन भी ले सकते हो. वेल डन IITT, ये बोल रहे हैं कि सर जस्ट स्टूडेंट एकदम परफेक्ट है सर, जस्ट टेल मी एनेस्थीसिया वर्सेस पीडियाट्रिक्स, डिपेंड ऑन व्हाट यू वांट, डिपेंड ऑन यू वांट अ पेशेंट एक्सपोजर है नहीं. पीडियाट्रिक्स में बच्चों ये भी सोच लो कि पीडियाट्रिक्स में बच्चों के प्रति आपका कैसा इंक्लिनेशन है, ना ही बच्चे आपके लिए जो इन्फेंट्स है, टॉडलर्स है, और जो न्यू बॉर्न्स है. जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा डरता था, मुझे एक वो होता था कि यार न्यूबॉर्न को कैसे हैंडल करेंगे, हालांकि मैंने किया है एनेस्थीसिया, मगर मुझे वो एक नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं था. मुझे अडल्ट मेडिसिन, यानी अडल्ट मेडिसिन अलग है, पीडियाट्रिक मेडिसिन अलग है, बिल्कुल ही अलग सोच होती है, बिल्कुल ही अलग यानी माइंड सेट होता है, टेम्परामेंट अलग होता है, सब कुछ अलग होता है. और जो मेडिसिन की जो एक्चुअल प्रैक्टिस होती है वो भी तो अलग होती है. द चॉइस ऑफ मेडिसिन, द डोजेज एंड ऑल दिस आर डिफरेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस आर डिफरेंट. ये आप अपने आप को जज कीजिए. अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, और जैसे मैंने बोला कि एनेस्थीसिया में जिस तरह के ईगो इश्यूज आते हैं, जिस तरह के फ्रस्ट्रेशन आते हैं, जिस तरह के लोग बोलते हैं कि मैं बैक स्टेज प्लेयर हूँ, हालांकि उसमें भी आपको ऐसा चांस है, सुपरफिशियल का चांस है. मेरे जैसे एनेस्थेटिक होते हैं उनको ये कोई इश्यू अब बचा ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो इंट्रोडक्शन ही चालू होता है पेशेंट से. पेशेंट्स होते हैं, मेरे सर्जन ही बोलते हैं कि हमारी जो सर्जरी है उसका सक्सेस है आप एनेस्थेटिक्स के ऊपर ही है. सर्जरी खत्म होने के बाद, कई सर्जरी खत्म होने के बाद जब पेशेंट थैंक्स बोलता है, एक पर्टिकुलर सर्जरी थी जैसे बहुत ही बड़ा लीवर ट्यूमर था, उसके जो है बॉम्बे के सबसे बड़े सर्जन है वो आए थे यहाँ ऑपरेट करने, बाहर आके बोलते हैं, वो बोल रहे थे उनको थैंक यू. भाई मुझे थैंक यू मत बोलो, ये डॉक्टर विमल है, आप इनको थैंक्स बोलो. ये आज नहीं होते तो मैं ये सर्जरी नहीं कर पाता. आपका जो पेशेंट बाहर आ रहा है वो बाहर नहीं आता. तो पूरी क्रेडिट मेरी सर्जरी की मुझे मत दीजिए, इनको दीजिए. तो इस तरह का है, आप में अगर वो है तो आप है डेजर्ट में भी पानी खींच के बाहर निकाल सकते हैं, आसमान में पत्थर मार के भी सुराग कर सकते हैं. आगे चलते हैं. नाइन गेमर पर रिस्पेक्ट से आई केम अक्रॉस वीडियो सडनली मैं आपके वीडियो पे आ गया, मैं बम करके आई डोंट नो व्हाट्स गॉड विल एंड आई एम अ लोकोमोटर डिसेबिलिटी स्टूडेंट, मीन्स आई थिंक ही हैज सम, आई अप्रिशिएट Mr. Nine Gamer that you have some different student going all branches except radioderma. I have UPSC medical officer job at the SMO rank. Senior medical officer, I think he means to say, in Delhi, cool life, no hectic work, and this year I will be allowed to join the PG course under the study leave, and I am not interested in any non-clinical branches and surgical branches, so please suggest me the branch keeping me in mind locomotor disability in one leg. So he has a disability, unfortunately. I'm sorry, I'm very empathic with you, and I really admire your gesture, just your zeal of life, that you have a sad job, a chill life, a cool life, SMO, and still you want to do a PG.
तो आप अगर पीजी करना चाहते हो, नेचुरली आप सर्जरी वगैरह नहीं करना चाहते हो, तो फिर रिप्लाई मीन लार्जली डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट एंड प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन एंड सजेस्ट 2-3 ऑप्शन। आपके लिए ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर है। आप क्योंकि आप ऑलरेडी यानी जो है उस टाइप की क्लिनिकल जॉब कर रहे हो, तो फिर मेडिसिन तो आपके लिए है ही है। मेडिसिन तो आपके लिए है ही है, बहुत ही बढ़िया ब्रांच है आपके लिए मेडिसिन। तो आप मेडिसिन कर सकते हो, बिकॉज दे सिंग यू आर गेटिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस रेडियो। मेडिसिन कर सकते हो, रेडियोलॉजी कर सकते हो। रेडियोलॉजी में क्या होता है, आप थोड़ी ना एक्सरे, आप जब बैठे हैं एक्सरेज हो रहे हैं, स्कैन हो रहे हैं, आपके यहाँ टेबल लगा हुआ बड़ा सा स्क्रीन लगा, वहाँ स्कैन्स की प्लेट आ जाती है, वहीं बैठे बैठे आप वहाँ देखते हो, हर एक प्लेट देखते हो, वहीं बैठे बैठे कंप्यूटर में आप रिपोर्ट टाइप करते हो। Radiology, I don't know if you don't want, yeah, except radio and dermas, I'm sorry, radiology, you said it's not an option for you. आप मेडिसिन ले सकते हो, दैट विल बेटर। मेडिसिन लेके जस्ट जनरल मेडिसिन प्रैक्टिस करो, या फिर एंडोक्राइन प्रैक्टिस करो। तो एंडोक्राइन में भी क्या है, आपका क्लिनिक ही रहेगा। नेफ्रोलॉजी में तो फिर भी आपको यहाँ वहाँ जाना होगा, रेफरेंसेस देखने होंगे, डायलिसिस के लिए कहीं जाना होगा। क्रिटिकल केयर आप नहीं कर सकते। गैस्ट्रोलॉजी में भी आपको प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, एंडोस्कोपी करने, खड़ा रहना पड़ेगा। तो एंडोक्राइन एक ब्रांच है जहां आपको सिर्फ बैठना है। तो एंडोक्राइनोलॉजी जो बनते हैं, आप जनरल मेडिसिन की प्रैक्टिस भी करो और एंडोक्राइन की भी प्रैक्टिस करो, ये रह सकता है। रूमेटोलॉजी में ऐसा रहता है, सिर्फ ओपीडी प्रैक्टिस है। इन्फेक्शियस डिजीज में भी सिर्फ ओपीडी प्रैक्टिस है। तो दैट्स माई सजेशन फॉर यू। यू मूव टू अनदर कैंडिडेट। Sorry with this because I have to scroll through all this. कोड ब्लू ने मुझे वापस पूछा है, कोड ब्लू नीट पीजी हमको पूछ रहे हैं, सर शेयर सम डिटेल्स ऑन द क्रिटिकल केयर मेडिसिन। क्या ही बताऊं क्रिटिकल केयर मेडिसिन के बारे में। तो चलो, तो भाई एक बहुत ही लंबा वीडियो आज के बारे में हो जाएगा, जिस तरह आई वांट टू इंक्लूड मोर कैंडिडेट्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन क्रिटिकल केयर मेडिसिन इज अ सेपरेट ब्रांच। कोड ब्लू इनका भी है प्रॉब्लम प्लेंटी, मुझे लग रहा है हर एक मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया मिल रहा है, ट्रांसप्लांट भी करना चाहते हैं, क्रिटिकल केयर भी करना चाहते हैं, उनको एनेस्थीसिया भी करना चाहते हैं। भाई ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। जस्ट कंसाइज योर सेल्फ नाउ, हाई टाइम नाउ, जस्ट आपके ये हो जाओ, कंसाइज कर दो। राज है 8000 रैंक है सर, डीएमडी मेडिसिन फ्रॉम पेरिफेरल और डीएमआरडी फ्रॉम डीएमआरडी एमडी पेज एक्सपायरी मेडिसिन, प्लीज टेल। DNB medicine versus from periphery or DMRD medpads, respiratory medicine. आपने थोड़ा DNB medicine from periphery or DMRD or MD pads, respiratory medicine. I think for you the kind of thing you are saying, you just select between two. आप select कीजिए medicine या फिर respiratory medicine. Go for any of this two. अगर आपको क्रिटिकल केयर करना है, अगर आपको मान लो रेस्पिरेटरी करना है, मान लो मेडिसिन वाले बहुत है, मेडिसिन के सुपर स्पेशलिटी बहुत है, लेकिन रेस्पिरेटरी मेडिसिन में सुपर स्पेशलिटी करोगे, मैंने पहले बोला है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के बारे में बहुत बोल चुका हूँ। पल्मोनोलॉजी का मेरा वीडियो है, जस्ट गो थ्रू इट। उसमें जो है प्रोसीजर्स करोगे, ब्रोंकोस्कोपी करोगे, ब्रोंकल सेंटिंग करोगे, बायोप्सी करोगे, ईबस करोगे, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड ब्रोंकल बायोप्सी करोगे। ये सब काफ़ी लेटेस्ट टेक्निक्स है। ओपीडी भी खूब चलती है, स्लीप स्टडी भी होते हैं, यानी जो है CPAP OSA के जो केसेस होते हैं, इनको वेंटिलेटर लगाने होते हैं। ओपीडी बहुत होती है इन लोगों की। आई थिंक इफ़ यू ग्रेजुएट टू मेडिसिन, ये जिस तरह का आप चॉइस मुझे दे रहे हो, आई विल गो फॉर रेस्पिरेटरी मेडिसिन एनी डे। Let us come down to another one. Pavel Bhargav just मुझे वो बोल रहे हैं कि this thing, thanks that they have given a very good this thing reply that you have done good job like that. T26PA, thanks sir for the guidance, and but sir, most of the examples of the people who have done their DNB super specialty after doing MDMS does not have DNB this thing. How should we decide about the DNB hospitals which are less famous if they have trained enough number of beds, number of seats? मैंने बोला है वो तो जो हॉस्पिटल्स होंगे वो जो होगा जब आपके सब ऑप्शंस ड्राई अप हो जाएंगे, तो उस टाइम में आपके ऊपर ये आएगा कि मान लो सेकंड ट्राई कर लो, फिर ये इस साल ये कोई भी ले लो। बच्चों समझो मेरी बात, सिर्फ रेसिडेंसी में पूरा नहीं सीखते हो आप, कुछ भी कर लो। एम्स का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एम्स के सिटी वेस्ट सर्जन जो लड़का करके है उसका एग्जाम्पल दे दिया, चाहे तो मैं उसके साथ एक छोटा सा वीडियो पॉडकास्ट कर दूंगा।
नहीं होता है। उस लेवल पे आप पूरा नहीं सीखते हो, आप बाहर आके ही सीखोगे। इसीलिए फेलोशिप होती है, इसीलिए जॉब्स होती है इनिशियल। ये जो ऑप्शन आएगा कि भाई लेसर कॉलेज ये वो जब आएगा जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है और यही मिल रहे हैं, तब आपको चूज़ करना है और एक ट्रायल दूँ या ये ले लूँ। तो मैं अगर आपकी जगह हो तो मैं ये ले लूँगा, कैसे भी डिग्री ले लूँगा, खुद पढ़ाई करूँगा, उसके बाद मैं जब डिग्री ले लूँगा उसके बाद अपने आप को बनाऊँगा एक्सपर्ट। ऐसे ही तो होता है। डॉक्टर डॉक्टर आई डोंट नो व्हाट्स इज आइडिया, इज 30,000 रैंक है, प्रायोरिटी है, घर के पास रहना है, दिल्ली गाजियाबाद नोएडा में रहना है, कौन सी ब्रांच लूँ, पीजी करने के बाद सेटल होना है यूएई में। बहुत ही फोकस्ड आदमी हो, कुछ भी हो, वो थोड़ा सा ऐसा वैसा है, लेकिन ठीक ही है इनका। दिल्ली में रहना है, गाजियाबाद नोएडा में रहना है, कौन सी ब्रांच लूँ, 30,000 में आप चेक कर लो भैया। मुझे आपको ऑप्शन देखना चाहिए, 30,000 आपको क्या मिल रहा है। यूएई में जॉब करना है तो यूएई में जॉब करने के लिए सबसे खुली ब्रांच जो होगी, सबसे ईजीएस्ट होगी, वो एनेस्थीसिया होगी। ठीक है, यूएई में एनेस्थीसिया होती है, यूएई में गेस्ट्रोएंटरोलॉजी होता है, यूएई में मेडिसिन होता है, इमरजेंसी मेडिसिन होता है, ये सब ब्रांचेज। और अगर आप, मुझे पता नहीं आप मेल हो फीमेल होते तो भी कहीं नहीं भी काफ़ी सारा फेमस होता है वहाँ पर। रेडियोलॉजी भी यूएई में काफ़ी सारा हिट होता है, ऑर्थोपेडिक भी हिट होता है, फेशियो मैक्सिलरी सर्जन भी काफ़ी हिट होते हैं, न्यूरो सर्जन भी काफ़ी हिट होते हैं। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू ना। और मिडल ईस्ट के बारे में हमारा वीडियो आ ही रहा है, सो डोंट वरी ऑन दैट। सर प्लीज़ ब्रिंग अ मेंटर फॉर द स्टूडेंट लोन, इट्स रियली हेल्पफुल। क्या ये जो आपने मैंने कल बोला था, तो डेफिनेटली आई विल टेक अ वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो और समथिंग, आई पुट एक्सचेंज डायलॉग विद हिम, स्मॉल इंटरव्यू विद हिम। तो जो स्टूडेंट लोन वाले हैं उनका मैं वीडियो डाल ही दूंगा, एक कि आज ही मैं देखता हूँ, रात को अगर पॉसिबल है तो सुबह तक लोड हो जाएगा। वेरी गुड सजेशन, आई वॉज विलिंग टू डू दिस। और कल ही जब हम वापस डिनर में मिले थे, यस्टरडे वी हैड वाइस ए बसा डिनर, उन्होंने हमको बुलाया, हमने इनको बुलाया, कल के डिनर में मैंने वापस बोला, एंड ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इट टू डू दिस वीडियो। मानूद जो है वो बोल रहे हैं कि भाई 79,000 रैंक है सर, कुछ मिलेगा। जनरल कैटेगरी हूँ, डिप्लोमा क्लिनिकल डीएनबी कुछ भी। मैंने मानूद बोला हुआ है, मैं ये मैट्रिक्स या क्या किसको मिलेगा इसके लिए नहीं हूँ, इस साल तो नहीं हूँ। मुझे आप बता दीजिए कि इस रैंक में आपको क्या मिल रहा है। आपको मान लो 2 या 3 ब्रांचेस में कन्फ्यूजन है किस तरह से सिलेक्ट करना आपके ऊपर, तो मैं आपको उसमें आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि द प्रैक्टिस सिनेरियो। Sir, I am orthopedic surgeon and I am doing SRship at the AIMS, sir, New Delhi. And sir, I am from Odisha and I am interested in spine surgery. So, what is your take on the spine versus joint replacement? Can we practice, sir, both? And sir, to be honest, I want to know which subspecialty there more money. ये बहुत ही honest है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में ज़्यादा पैसे हैं, स्पाइन में पैसे कम हैं। स्पाइन के पैकेजेस कम होते हैं, जॉइंट के पैकेज ज़्यादा होता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है, स्पाइन में सेटिस्फेक्शन कम होता है। स्पाइन के पेशेंट यानी एकदम रिलैक्स होकर ऐसे नहीं आते। मान लो किसी को बहुत ही बड़ा रेडिकुलोपैथी था और मान लो ये हुआ था उसको माइलोपैथी कि भाई द मसल टोन वाज लाइक 3/5 एंड यू ऑपरेटेड ऑन टाइम, इमरजेंसी विद इन 6 आवर्स और 24 आवर्स, देन ही रिगेन्स ऑल हिज स्ट्रेंथ, देन दैट्स अ ग्रेटिफिकेशन। लेकिन जो क्रॉनिक डिजेनरेटिव स्पाइन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पेन रहता है, पेशेंट आते ही रहते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट वाले हैं जिसमें भी होता है, सबसे बड़ा ये ना होता है जो DKR होता है, उसमें रोबोटिक सर्जरीज काफ़ी आगे, उसके पैकेजेस अगर आप प्राइवेट हिट कर सको, प्रॉपरली अपने आप को प्रमोट कर सको, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। नी रिप्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा, उसके बाद हिप रिप्लेस। लेकिन हिप रिप्लेसमेंट के केसेज ही कम होते हैं। मान लो 10 नी रिप्लेसमेंट के केस आए, 10 भी नहीं, 30 की नी रिप्लेसमेंट की केस है तो 2 ही हिप आता है, रेशियो ही वैसा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ हिप करूँगा तो फिर पूरा महीना ही बैठे रहोगे, सिर्फ 2 केस करोगे। तो जब आप अपने को फोकस करोगे तो आप क्या करोगे, नी एंड हिप रिप्लेसमेंट इज़ द बेस्ट कॉम्बो। नी एंड हिप रिप्लेसमेंट, फिर इसमें ट्रॉमा भी आ जाता है। जो ओल्ड एज होते हैं उनका इंटरटोकेंटिक फ्रैक्चर होता है, नेक और फीमर फ्रैक्चर होता है, तो आप उनमें बायोपोलर प्रोसेसेस डालोगे या उनको भी THR करोगे। दिस इज़ अ बेटर वन।
डॉक्टर अश्विन कुमार पूछ रहे हैं, सर आई एम नॉट एलिजिबल इन काउंसलिंग, सो कैन आई डू फेलोशिप इन डर्मेटोलॉजी कॉस्मेटोलॉजी? दिस इज आउट ऑफ माई स्कोप. यू विल हैव टू इंडिविजुअल इंक्वायर एंड अप्रोच समवन. फेलोशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है. फेलोशिप्स में आप यानी ऐसे ऑफिशियल फेलोशिप्स नहीं होती इसमें. इट विल बी लाइक कॉस्मेटोलॉजी में ये होगा कि मान लो टेक्नीशियन से सब बन रहे हैं तो फिर एमबीबीएस डॉक्टर जरूर ट्रेन हो. मैं कई सारे डेंटल डॉक्टर्स को देख रहा हूँ या हेयर ट्रांसप्लांट में लग गए, कॉस्मेटोलॉजी में लग गए. हेयर उनको डेंटल प्रैक्टिस नहीं करना है बीडीएस के बाद, तो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. Dr. Aman Bhalar, sir, my name is Dr. Aman from Surat, and my first attempt, and I don't want to take drop. First is doctor, 25th is rank, and confusing between anesthesia, radio-oncology, and 6-year neurosurgery. At my rank, sir, please guide me, and in all these things, I am interested because I do procedures. But in anesthesia, everyone told me it's dependent branch, sir, if you can get MD anesthesia, can take DNB or not. ऑफ कोर्स यू कैन टेक डीएनबी. इतने सारे हैं मेरे एग्जाम्पल है. साल हॉस्पिटल हो गया, स्टर्लिंग हॉस्पिटल हो गया, सिम्स. अभी मैंने जो है मेरा कल कॉल्स काफ़ी क्लैश हो रहे हैं. मेरे 5 कॉल्स है, उसमें से 2 ओवरलैप्स हो रहे हैं. सीयर एक्टम है, शोल्डर रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट है, और एक और शोल्डर फ्रैक्चर है सपोज. देन 2 ऑफ दिस केसेस आर गेटिंग क्लैश. तो मैंने जिस एनेस्थेटिस्ट को बुलाया वो सिम्स हॉस्पिटल से, और मैंने शेयर किया कि मेरा जो अभी आजकल ये चल रहा है ये, इसमें 2-3 बंदे आए हैं जिन्होंने बोला है कि हम ये प्राइवेट कॉलेज में कहाँ डीएनबी ले. तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि भाई आप सिम्स में लोगे, तो उन्होंने बोला यस वेलकम टू सिम्स. उनका नाम मुझे दे देना, और हम लोग उनको सभी प्रोसीजर अच्छे से ट्रेन करते हैं. और सिम्स वैसी हॉस्पिटल है जहाँ सब कुछ होता है, जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, CI साइपेक होता है, ऑन्को सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी खूब होता है, ट्रॉमा खूब होता है, GI सर्जरी खूब होती है. यही तो चाहिए, और क्या चाहिए. So for this, I'll close this session right now. I'll make another session. I want to keep this little bit short and including more and more people. So 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, तो यहीं मैं रोकता हूँ. दूसरा वीडियो मैं वापस शूट करूँगा और उसको भी बैक टू बैक डालते जाऊँगा, because we are running out of time and I want to include everyone. Thank you very much for that. See you in another video.